क्या धर्म आधारित आंकड़ों से मिलेगी सियासी धार? क्या अब आसानी से होगी चुनावी नैया पार? धर्म आधारित जनगणना चुनावी आधार या होगा बंटाधार? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की नियमित चर्चा करते हैं और आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है धर्मगणना। दरअसल पिछले दिनों केंद्र की सरकार ने धार्मिक आधार पर जनगणना का डाटा रिलीज किया। ये 2011 में जब देश की जनगणना हुई थी उस वक्त धर्म आधारित जनगणना भी की गई थी, लेकिन देश की सरकार ने उस वक्त धार्मिक आधार पर जनगणना का डाटा अपने पास सुरक्षित रख लिया था, इसको रिलीज नहीं किया गया था। बहुत लंबे समय से भी डिमांड थी और बहुत ऐसे मौके पर केंद्र की सरकार ने ये डेटा रिलीज किया है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव बिल्कुल से सिर पर आ गए हैं। और इस धर्म गणना पर जो डेटा सामने आया है उसमें कई ऐसी चौंकाने वाली भी बातें सामने आई हैं कि जैसे हिंदुओं की जनगणना का जो उनका प्रतिशत था उसमें 0.8% के आसपास गिरावट आई है, जबकि मुस्लिमों की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो पहले के मुकाबले मुस्लिमों में 14, इस वक्त जो डेटा आया है पहली बार 80% से कम हुए हैं हिंदू, 79.8%, जबकि मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.2 हो गई है। तो जो वृद्धि की दर है वो 16.8 हिंदुओं में पाई जा रही है, जबकि मुस्लिमों में 24.6, ईसाइयों में 15.5 की वृद्धि आंकी जा रही है। तो दरअसल इस देश में धार्मिक आधार पर जनगणना का डाटा जब जारी हुआ तो सवाल इस बात का उठा कि क्या ये सियासी मौका देखकर इस डाटा को रिलीज किया गया है और इसके पीछे की सियासत क्या है। और इसके बाद से कई संगठन, खासतौर पर हिंदूवादी संगठन उठ खड़े हुए हैं, जिससे केंद्र की सरकार के सामने भी एक नई समस्या आ गई है कि क्या आबादी पर रोक लगाई जाए और क्या इसमें किस तरह की राजनीति देखी जा रही है। ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न देश के सामने धर्मगणना की वजह से खड़ा हो गया है। मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में आज 4 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सतीश महाना और प्रख्यात सुन्नी धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हिंदू महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी भी मेरे साथ आज इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ फरत मियां भी स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो इस बड़ी परिचर्चा को आज इन 4 मेहमानों के साथ शुरू करते हैं। मौलाना खालिद, ये बात कही जा रही है कि हिंदू घट रहे हैं, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। आज सुबह मैंने आपका बयान सुना, आपने कहा कि आबादी बढ़ने का भ्रम फैलाया जा रहा है। आप किस तरह से इस बात को देखते हैं? देखिए, अगर सही फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आप नज़र डालें, जैसे कि अभी आपने बताया, तो उसमें मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट है वो 0.8% घटा है, बढ़ा नहीं। और जहाँ हिंदू भाइयों की आबादी का ताल्लुक है, तो जहाँ हिंदुओं की आबादी इस मुल्क में 96.63 करोड़ है और मुसलमानों की उसके मुकाबले में सिर्फ 17.22 करोड़ है, यानी एक तरफ हिंदू भाइयों की आबादी तकरीबन 80% है और मुसलमानों की 14.2% है। तो दोनों में बज़ाहिर कोई कंपैरिजन नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन का, जहाँ तक ताल्लुक है। इस वजह से हम लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की आबादी का एक हवा पैदा करके मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों में शक और शुबे की एक गुंजाइश पैदा की जा रही है और 2 बड़ी कौमों के दरमियान एक नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुल्क के लिए हम समझते हैं फायदेमंद। अच्छा, क्या ये सियासी फायदे के लिए इस तरह का डेटा इस वक्त पर रिलीज किया गया है? अब इस वक्त जो रिलीज किया गया है ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदारान बता पाएंगे, लेकिन हम ये समझते हैं जो भी रिलीज किया गया है इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो सामने रखे गए हैं और उससे हम समझते हैं कि एक पॉजिटिव ही पैगाम इसको लेना चाहिए। इससे कोई भी किसी किस्म का सेंसेशन खड़ा करना हम समझते हैं मुनासिब नहीं। कमलेश तिवारी, आपकी पार्टी, आपके दल को क्या एतराज है अगर इस तरह का डेटा रिलीज हुआ? कोई बहुत ज्यादा चौंकाने वाला भी नहीं है। 0.8% आप घटे हैं, 0.78% मुसलमान बढ़े हैं, तो इस पर रोना पीटना क्यों मच गया अचानक से? देखिए श्रीमान जी, कि इस देश के अंदर संख्या बढ़नी चाहिए हिंदुओं की, बहुसंख्यक 80% जैसे कहा जा रहा है कि हम 96 करोड़ हैं और इसी तरीके से आधार जनसंख्या का हिंदुओं को बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। वो चाहे 1% घटे या 2% घटे, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जब जनसंख्या में ज्यादा हैं तो समान नागरिक संहिता
इस देश के अंदर लाई जाए, एक समान कानून बनाया जाए और जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए एक कठोर उपाय किए जाएं कि जिससे देश के अंदर जनसंख्या जो वृद्धि हो रही, वो चाहे हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, क्योंकि आज आवश्यकता अगर है। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो आप इतने डरे हुए क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या देखिए, कठिनाई क्या है अगर उनकी आबादी बढ़ गई तो? आबादी क्या बढ़ गई? परेशानी है? बहुत से ऐसे सच हैं जो शायद हम इस डिबेट पे ना कह पाए, लेकिन सच्चाई यही है नहीं, कि मेरा भी जब- आग्रह है कि संतुलित बहस करें। हाँ, उसी जी। के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब जब किसी भी मुल्क में जब जब गैर इस्लाम के लोगों का बढ़ावा माने कि कम पड़े हैं, वहां से या तो उजाड़ दिए गए या तो भगा दिए जाते हैं। ये सच्चाई है। आज हम मानते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करते हैं, लेकिन क्या अगर तो मुस्लिम केंद्र में किसी आपके देश के सपोर्ट अंदर- की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़े मैंडेट के साथ की सरकार है, तो करा लीजिए साहब। किसने रोका आपको? अगर केंद्र में वास्तव में हिंदूवादी सरकार होती तो जरा से मुद्दे को लेके दाऊद का एक प्रकरण था, वो दाऊद भी आता, लेकिन ये केवल कहने की बातें हैं कि केंद्र में हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, और वो किसी न किसी बहाने से जो है वार्ताओं को ठप कर दिया जाता। क्योंकि अब किन भी आपने देखा कि वार्ता का बहाना बना के और वार्ता ठप कर दी गई, क्योंकि पाकिस्तान के सामने एक मजबूत ये प्रस्ताव न रखा जा सके कि हमको दाऊद चाहिए। तो ये केवल कहने की बातें हैं कि सरकार हिंदुओं की है, हिंदूवादी सरकार है, ये केवल एक ढकोसला है। भरत मियाँ, जिस वक्त पर ये डाटा रिलीज हुआ है, बिहार में चुनाव भी हैं, जी जी वैसे ये डेटा आपको सूट करता है? क्योंकि जो आपकी पार्टी का वोट बेस है उसमें मुसलमान बहुत हैं, तो आपको तो ये डेटा उत्तर प्रदेश में सूट करता है। लेकिन मुझे बताइए कि बिहार में चुनाव के ऐन वक्त पर इस तरह का डेटा आना, क्या इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए? बिल्कुल। अब बीजेपी तो हमेशा हर समय कोई भी काम बिना राजनीतिक लाभ और फायदे के नहीं करती है। और जहां तक हमारी पार्टी का या हमारा सवाल है, तो धर्म आधारित जनगणना ही इस मुल्क में क्या कहीं भी, मेरे ख्याल से कहीं भी धर्म आधारित जनगणना नहीं होती है। और अगर होती भी है तो उसके आंकड़ों को, जातिवार आंकड़ों को तो सामने लाया जाता है, लेकिन धर्म आधारित आंकड़ों को शायद छुपा के रखा जाता है। ये गोपनीय चीज होती है। लेकिन अब चूंकि इन्होंने किस उजागर मकसद से किया, इसको जारी किया गया है? जी इसको किस मकसद से जारी किया गया है? भाई जाहिर सी बात है, सामने बिहार का चुनाव है, आने वाले दिनों में 2017 में यूपी का चुनाव है, तो अब ये कहीं ना कहीं इनका जो मंशा है वो तो साफ जाहिर हो रहा है। सतीश महाना, क्या ये डेटा जारी करना बहुत जरूरी था? मुझे लगता इसको है कि रोका जा सकता था? मुझे लगता है कि फरद मियां कोई शायद जानकारी नहीं है कि हर जगह के ऊपर धार्मिक आधार के ऊपर आंकड़े जारी होते हैं। आज जिस समय अमेरिका की बात भी, आज सारे के सारे समाचार पत्रों में और बहुत सारे टीवी के ऊपर भी डिबेट चल रही है कि कौन कौन से देश में किस किस धर्म के आधार के ऊपर कितने कितने लोग हैं। शायद इनकी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये भी जानकारी नहीं होगी कि इस प्रकार के आंकड़े, जैसे मैंने कहा, कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर हमेशा जारी होते रहे। और जहां तक एक बात कही फरद साहब ने कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए बात करती है, तो समाजवादी पार्टी राजनीति ने समाज सेवा की बात करती है क्या? जो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की बात करते हैं, वो हमारे को बताएंगे कि हम धार्मिक आधार के ऊपर बात करते हैं क्या? अच्छा, ये बात भी कही जा रही है कि जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने ये बात कही है कि मुसलमान जानबूझकर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? तो ये राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दलों का ये इस प्रकार के ऊपर कोई व्यक्ति क्यों आबादी बढ़ा रहे हैं, मैं इस बात को इस आधार के ऊपर नहीं लेता। लेकिन मैं इस बात को इस आधार के ऊपर जरूर लेता हूं कि आबादी बढ़ने का कोई हो सकता है कोई अपने पीठ थपथपाने की बात करे, लेकिन सभ्य समाज के अंतर्गत, जैसे अभी टेलीविजन में ही आ रहा है, जो शिक्षित हमारे मुसलमान भाई हैं उनकी आबादी के अंतर्गत उतनी प्रतिशत वृद्धि नहीं हुई। तो आज समाज में हर वर्ग को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसके इन सब चीज़ों से अलग उनको शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, इन सारी की सारी बातों की जरूरत है। उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और यही आंकड़े जो आपका टेलीविजन भी दिखा रहा है और समाचार पत्र में भी है कि कोई भी पढ़ा लिखा समाज किसी भी जाति धर्म का हो, वो आबादी को नियंत्रण करने में विश्व के अंतर्गत जितने भी प्रगतिशील देश हैं, वो प्रगतिशील और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर भी जनसंख्या के ऊपर बातचीत होती है, उनको बैलेंस करने की बात होती है। तो ये कोई बहुत बड़ी कोई आबादी बढ़ाकर हम किसी नए युग में और किसी डेवलपिंग स्टेज के अंतर्गत जा रहे हैं, मैं इस बात को नहीं मानता और कदाचित ये बात उचित भी नहीं होगी। मौलाना, जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको नई चीज और नई शिक्षा, नया विकास, नई और देश और समाज को और स्वयं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता मिलता है आबादी के ऊपर नियंत्रण। मौलाना, इस पर बात क्यों नहीं होती है कि मुसलमान बहुत अशिक्षित है? सच्चर कमेटी की बात क्यों नहीं होती है?
मुसलमानों को डेवलपिंग स्टेज पर आगे ले जाने की बात क्यों नहीं होती है? सिर्फ धार्मिक आधार पर अगर जनगणना हुई और थोड़ा उनकी आबादी बढ़ी तो कभी इस पर बहस को आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं कि मुसलमानों की जो वास्तविक दशा है इस देश में, उस पर बहस क्यों नहीं होती? उस बहस को आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ाते? जैसे आपने खुद अभी बात फरमाई कि सच्चर कमेटी ने तमाम बातें वाजे की कि मुसलमान इस मुल्क में एजुकेशनली, पॉलिटिकली और सोशली सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है। तो जो भी पार्टी इन पावर होती है उसकी जिम्मेदारी होती है हर दुनिया के हर मुल्क में कि माइनॉरिटीज़ को आउट ऑफ वे जा करके फेवर करे, जिससे कि वो मेजॉरिटी के बराबर में आके उसी पायदान पे खड़ा हो सके। जहाँ तक आबादी का सवाल है तो ये हकीकत है कि अगर आप देखें कि जहाँ पर भी जो भी इस वक्त ये चैनल देख रहा हो, वो जहाँ पर भी रहता हो, वो उसके पड़ोस में जो भी मुस्लिम फैमिली है तो देख ले कि एक पीढ़ी पहले कितने उसके यहाँ बच्चे थे और ये जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें फैमिली साइज क्या है। कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों में जैसे जैसे तालीम बढ़ रही है, अभी केरला का अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो केरला में मुसलमानों में फैमिली साइज सबसे ज़्यादा छोटा है। उसकी वजह है कि वहाँ 100% लिटरेसी रेट है। इस वजह से जैसे जैसे एजुकेशन आएगी वैसे वैसे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। क्या तालीम की कमी की वजह से आबादी बढ़ने जैसी बातें भी होती हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? इसका कोई कनेक्शन है? जी, यकीनी तौर पे कनेक्शन है। जो भी फैक्ट्स फिगर्स हैं वो बार बार ये बात साबित कर रहे हैं कि जिन फैमिलीज में तालीम ज़्यादा है वहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली साइज छोटा है। और हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इससे पहले का जो एक डिकेड पहले का जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें हमारे यहाँ हिंदू भाइयों का जो पॉपुलेशन का ग्राफ गिरा है उसमें ये वाला जो लेटेस्ट आया उसमें उससे कम गिरा है। इस बात को भी हम समझते हैं कि उजागर किया जाना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? कैसे कैसे कम हुआ? आपको क्या लगता है? तो उसकी वजह यही है, तालीम हासिल की, छोटे फैमिली साइज किए, फैमिली प्लानिंग को अपनाया। यकीनी तौर पे पॉपुलेशन जो है उसका कहीं ना कहीं तालीम से ताल्लुक है, जिसकी की वजह से आप किसी भी शहर में आप एग्जाम्पल ले लें, केरला से ले करके और उत्तर प्रदेश तक, तो आप यही देखेंगे कि जहाँ पे तालीम अच्छी है वहाँ पर फैमिली साइज भी छोटा है। कमलेश तिवारी, ये बात कही जा रही है, आप जैसे संगठन और भी हैं हिंदूवादी संगठन जो ये बात कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बाकी देश के मुकाबले यहाँ बहुत तेजी से बढ़ी है, और ये भी सवाल उठाया गया कई हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कि क्या मुसलमान जानबूझकर तेजी से अपनी आबादी बढ़ाने में जुटे हैं, और क्या मुसलमान 4-4 शादियां कर बच्चे पैदा कर रहे हैं? क्या मुसलमान परिवार नियोजन को इस्लाम विरोधी मानते हैं? ये हिंदूवादी संगठनों के आरोप है। ये आरोप सत्य है, क्योंकि 1947 और 1951 तक इस देश के अंदर 2 करोड़ 70 लाख के आसपास मुस्लिम आबादी होती थी और थी। आज पर मौलाना ने एक अच्छी बात कही कि तालीम से इसका जनसंख्या का ताल्लुक होता है, फैमिली प्लानिंग, और इस अगर आपको अच्छी तालीम मिलेगी तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को या जो पीढ़ी आप प्लान कर रहे हैं उसको भी अच्छी तालीम दे पाएंगे आप। तो ये सोचना हो सकता है कि आपके धर्म में अच्छी तालीम मिल रही हो जो मुसलमानों को नहीं मिल रही है। नहीं, ये इसका एक रीजन ये भी तो हो सकता है ना। ये केवल एक प्रोपोगंडा है कि तालीम नहीं। ये जो क्यों नहीं आधुनिक मदरसों को करते हैं, क्यों नहीं मदरसों में कंप्यूटर लगवाते हैं, क्यों नहीं आधुनिक शिक्षा का बढ़ावा देते, क्यों वो माने कि जो है पुरानी 1500 पुरानी परंपरा पे चल रहे हैं। अरे जब आधुनिक हम मंगल पे चढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो है हम केवल 1500 शताब्दियों को खोद रहे हैं, तो कमी किसकी है? ये रूढ़िवादिता, जब आधुनिकता के दौर में हमको सबको साथ लेके चलना चाहिए, हमें समान नागरिक संहिता मानना चाहिए, हमें राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए, तो हमें राष्ट्र के और कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमें देश की संविधान के मर्यादाओं को देखना चाहिए कि अगर देश के संविधान के अंदर हमारे हित सुरक्षित हो रहे हैं तो उसे हमें पालन करना चाहिए और आधुनिकरण करना चाहिए, ना कि हम परिपाटी जो पुरानी है 1500 साल की उसी को हम आज तक मानते रहे। इससे तो विवाद ही पैदा होगा। कोई भी मुसलमान नहीं है जो अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचता, मुल्क की तरक्की के बारे में नहीं सोचता। और मदरसों के सिलसिले में आपकी गलतफहमी दूर कर दें कि अगर आप लखनऊ ही में देख लें, जहाँ भी आप रहते हो, आपके बगल में जो मदरसा हो, मेजॉरिटी ऑफ जो मदरसे हैं उसमें कंप्यूटर की भी तालीम दी जा रही है और भी तालीम दी जा रही है। जो जिस मजहब की बुनियादी तालीम है वो उस मजहब में दी जा रही है। हिंदुओं के यहाँ हिंदुओं की तालीम दी जा रही है, मुसलमानों के यहाँ मुसलमानों की तालीम दी जा रही है। मेरा तो आग्रह है कि कार्यक्रम के बाद आप इनको किसी दिन आमंत्रित करके विजिट कराइए किसी। नहीं, आप मेरे यहाँ तशरीफ लाइए, मेरा मदरसा देखिए, और मोस्ट वेलकम। जी फरत मियां, अगर ये डेटा आया है तो यूपी में तो सबसे ज्यादा आबादी बढ़ी, तो फायदा तो आपको बहुत हो रहा है। चेहरे पे खुशी टपक रही है आपके। तो देखिए 0.7
मैं समझता हूं कि ये अरे यार 2% से सरकारें बनती बिगड़ जाती हैं। 0.45 का मतलब आपके 25% वोट पर अभी हमारे सतीश भाई ने कहा कि क्या समाजवादी पार्टी सियासत नहीं करती है? बिल्कुल सियासत करती है, लेकिन साफ सुथरी सियासत करती है, लोगों को जोड़ने के लिए करती है, तोड़ने के लिए नहीं लोगों को। तो जहां तक इस डाटा का सवाल है, क्या जरूरी था कि ये अभी आया? क्यों नहीं 6 महीने पहले इसको रिलीज कर दिया गया? नहीं, उसके लिए अच्छे तर्क दिए हैं पिछली गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया, तो आखिर इन्हें ही क्या जरूरत पड़ी? नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि अगले साल रिलीज करते हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव होते। ये जानते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है या आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। आपके पास तो लड़ने के लिए ठीक से सीट तक नहीं दे रहे हैं आपको वहाँ पे। नहीं, हमारा अलायंस तो ही लड़ रहा है, हमारे अलायंस ही लड़ रहे हैं। सीट भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमारे अलायंस ही लड़ रहे हैं वहाँ। और जो अभी सुने हैं कि 7 सीटों पर शायद सहमति बन रही है कि समाजवादी पार्टी को केवल 7 सीटें ऐसे ही दे दी जाए। नहीं, हमारा एम है बीजेपी को रोकना, फासिस्टवादी ताकतों को रोकना, जो लोग आपस में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं उन्हें रोकना, खुले पर खुले यार उन्हें रोकना। इसलिए हम सीट की परवाह नहीं करते। सीट की परवाह ना हमें प्रदेश में है ना कहीं और है। हम चाहते हैं एक स्वच्छ साफ सुथरा समाज जिसकी नींव पड़ चुकी है उत्तर प्रदेश में। जब अभी अच्छा जी सतीश माना कंटिन्यू हमारे फरहत भाई बोल रहे हैं कि हमारा केवल उद्देश्य है कि बीजेपी को रोकना। इनका केवल इन्होंने तो अपनी स्ट्रेटजी क्लियर कर दी। इन्होंने अगर ये अपने को खो के भी आपको रोकना चाहे तो भी इनको कोई ये रोको कि अपने आप को नहीं बचा पाए। उत्तर प्रदेश में 5 सीटें सिर्फ परिवार तक सीमित रह गई, हमारे को क्या रोकेंगे? ये अलग डिबेट होगी जिससे मैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि जहां पर कहा गया कि बीजेपी को रोकना, इनका केवल उद्देश्य है कि बीजेपी को रोकना। और हमारे प्रधानमंत्री का केवल उद्देश्य है कि हम देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, 125 करोड़ लोगों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम प्रगति के पथ के ऊपर कैसे ला सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा हम फलां पार्टी को रोकने के लिए राजनीति कर रहे हैं, फलां पार्टी को रोकने के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही है कि हम देश को, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिंदू मुसलमान फलां 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 आधार के ऊपर उन्होंने कभी बांटने का काम नहीं किया। और आज जैसे हमारे इन्होंने खालिद साहब ने बोला है, मैं इनकी बात से 100% सहमति व्यक्त करता हूं कि आज शिक्षा की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। केवल एक ही बात है समाजवादी पार्टी के पास और सभी राजनीतिक दलों के पास, केवल एक एजेंडा है कि बीजेपी को कैसे रोकें, देश की प्रगति को कैसे रोकें, समाज में भाईचारा कैसे बने। ये इनका एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा ये है कि तोड़ा कैसे जाए और इनको रोका कैसे जाए। इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते। मौलाना फिरंगी महली, क्या मुसलमान अब भी, देश आजाद हुए 69 साल हो गए, क्या अब भी मुसलमान एक वोट बैंक है और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है? मुसलमानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं होता है? अगर इस तरह कोई डेटा आया है तो तूफान खड़ा हो गया। लेकिन क्या मुसलमान आज भी 69 साल बाद इस देश में क्या सिर्फ वोट बैंक है? अगर आप देखें तो पिछले 20 सालों में मुसलमानों में तालीम बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह यह है कि मुसलमान अपने राइट्स को लेकर के उनके अंदर एक सोच और समझ पैदा हुई है और वो एज अ वोट बैंक काम करने को या इस्तेमाल होने को दोबारा तैयार नहीं है। वो ये देखते हैं कि जिस पार्टी ने हमारी तामीर और तरक्की के लिए काम किया है, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम किया है, उसी तरफ हमारा झुकाव होता है। तो ये बातें आने वाले इलेक्शंस में भी देखने को मिलेंगी। इस वजह से जो लोग मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं और उनको जो जिम्मेदारी दी गई है मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, उसके लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों का झुकाव भी जाहिर सी बात है उधर की तरफ जाएगा। और जो एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है मुस्लिम यंगस्टर्स में कि वो अपने राइट्स को ले करके उनके अंदर काफ़ी फिक्र पैदा हो रही है, जो एक अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 69 साल हो गए इस देश में, लेकिन कोई मुस्लिम लीडरशिप मजबूत स्थिति में इस देश में खड़ी क्यों नहीं हो पा रही? इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीडरशिप रिलीजियस लेवल पर मौजूद है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की मजहबी नुमाइंदगी कर रही है, सियासी नुमाइंदा तो कोई नहीं। जहाँ तक पॉलिटिकल उसका रिप्रेजेंटेशन का ताल्लुक है, तो आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि सबसे बड़ा मुसलमानों के सेकुलरिज्म की निशानी यही है कि मुसलमानों ने कभी भी अपनी कोई मजहब की बुनियाद पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को कबूल नहीं किया और मुसलमानों ने अपना लीडर हमेशा किसी न किसी सेकुलर पॉलिटिकल लीडर ही को माना और वही हम समझते हैं कि इस मुल्क की उसी में भलाई और बेहतरी है। कमलेश तिवारी, बार बार आप खुद को ही, आप हिंदू समाज को ही क्यों राष्ट्रभक्त मानते हैं?
आप ये क्यों नहीं मानने को आपके दल, आपके संगठन, आपसे जुड़ी पार्टियां इस बात के लिए तैयार हैं? मुसलमान भी राष्ट्रभक्त है, इस देश पर भी उसका भी उतना ही हक है जितना आपका है। आप बार बार उसकी निष्ठा पर सवाल क्यों उठाते हैं? बहुसंख्यक है क्या सिर्फ इसलिए? धार्मिक आधार पर डिवीजन करके आप इस समाज को क्यों देखते हैं? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। ये तो आज से नहीं, 1947 से शुरुआत हो गई। इस देश का विभाजन किसने किया था? विभाजन करने की रूपरेखा किसने तैयार की थी? क्या किसी हिंदू ने कहा था कि हमें पाकिस्तान दे दिया जाए? इस देश को बांटने का आधार किस लोगों ने तैयार किया था और देश का विभाजन हुआ। उसके बाद अभी आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट में खोल दिया जाता और 25,000 से ज्यादा लोग एक आतंकवादी के शहादत में शामिल होते। ये सब क्या है? वो एक दूसरा डिबेट है। नहीं, डिबेट की बात नहीं है। मुसलमानों ने पाकिस्तान का मुतालबा नहीं किया, मुसलमान नहीं थे। अंग्रेजों ने और उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप ने मिल करके पाकिस्तान बनवाया है, वो हकीकत है। और उसका सबसे ज्यादा जीता जागता सबूत है कि पाकिस्तान में आप मुस्लिम पॉपुलेशन देख लें और हिंदुस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन देख लें, तो उससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मेजॉरिटी मुसलमानों की किस तरफ है। तो इस वजह से मुसलमानों पे इल्जाम लगाना बिल्कुल ही गलत है। और दूसरी अहम बात यह है, कि जहाँ तक आतंकवाद और टेररिज्म का ताल्लुक है, तो मुसलमान टेररिज्म के सिलसिले में अपनी पोजीशन बहुत पहले क्लियर कर चुका है, उस पर बार बार कहने की जरूरत मौलाना। लेकिन एक चीज के लिए मैं बांग्लादेश को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग और अपने देश की जनसंख्या पर बहुत अच्छे से नियंत्रण किया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ज्यादा बेहतर किया। नहीं, वहाँ पर उन्होंने हुकूमत ज्यादा बेहतर तरीके से इन मानों में चला रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो वहाँ के जो हालात हैं उससे आप तमाम लोग वाकिफ हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों को किसी भी दूसरे मुल्क से जोड़ करके देखना हम समझते हैं ये अपने आप में अपने मुल्क से बगावत करने के बराबर है। बार बार फरहत मियां, बार बार ये मुसलमान ही क्यों कटघरे में खड़ा होता है? अब देखिए, चूंकि जब तक इस मुल्क में धार्मिक आधार पर पॉलिटिक्स होगी, फिर वही मैं कहूंगा कि धर्म आधारित राजनीति लोग करेंगे, लोग बसाने की बजाय उजाड़ने की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को तो टारगेट करेंगे ही। अब जहां तक काम का सवाल है, काम तो इस पूरे 3-3.5 साल में पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया देख रही है। तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ, मेट्रो, उस डिबेट में जाएंगे तो अपने बाहर निकल जाएगी। उसके ऊपर 3 सालों की बात बताना, डेवलपमेंट की बात फिर कर लेंगे किसी दिन, डेवलपमेंट की बात फिर कर लेंगे। सड़क के ऊपर आदमी नहीं चल सकता, बहन बेटियां घर के बाहर नहीं निकल सकती, बहन बेटियां घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर उस अपराध के बाद मेरे पास फिर हो जाएगा काम समाप्त। धन्यवाद। ये जहाँ पर अगर मैंने बताया कि 3 साल में महिलाएं सड़क के ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा, बहन बेटियां कब जाएंगी, कब आएंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप बहुत विषय लंबा बात निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद फरहत मियां, धन्यवाद। वक्त खत्म। ओके, असली तस्वीर से सबको रूबरू करा देता है। ओके, सतीश महाना, मौलाना खालिद रशीद, फरंगी महली, कमलेश तिवारी, फरहत मियां, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बहस बहुत दिलचस्प दौर में थोड़ा हीटेड आर्गुमेंट शुरू हो गए थे, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा समय का अनुशासन हमें यहीं पर रोकने के लिए विवश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं कि इस धर्म गणना के जो डाटा है, दरअसल ऐसे वक्त पर इस्तेमाल किया गया है, ऐसे वक्त पर जारी किया गया है जब बिहार में बहुत क्रूशियल इलेक्शन, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक, मूछ, सिर सबकी लड़ाई बन गई है। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी पत्ता अपना आप छिपाना नहीं चाहती है, हर पत्ते को चल लेना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि जनगणना के बहाने धर्म गणना का डाटा जारी करके हिंदू घटे मुस्लिम बढ़े का डाटा जारी करके भारतीय जनता पार्टी ने हिंदूवादी संगठनों को एक मौका जरूर दे दिया है। लेकिन गुड गवर्नेंस पर भी तमाम सवाल उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए।